Hello everyone, welcome to my channel Sethi Classes. In this lecture, we shall be discussing some examples or rather some important questions from past examinations of CA, CS, CMA. So this video is in continuation with the previous one and completes the chapter Payment and Declaration of Dividend. Moreover, I coach for these and other commerce related subjects through the app whose link is provided in the description given below. Currently, the app is only available on the Google Play Store. The app has been created with the sole purpose of helping students during the lockdown restrictions and forced due to COVID-19 pandemic. So guys, example number 1 जो कि सेक्शन 124 और सेक्शन 127 को एक्सप्लेन करता है। इसमें ये सीए फाइनल का एग्जाम है, क्वेश्चन है। मई 2018 में ये क्वेश्चन आया था। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कुछ पास्ट अटेम्प्ट्स में आए हैं, वो क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं। 30 सितंबर 2016 को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 10% ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर्स, जो कि एक 10 रुपए का था। ये जो वीडियो है, इससे पहले आपको अपनी जो फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट सारे पूरा चैप्टर जो मैंने डिस्कस किया, आपको वो देखना जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी की बेस पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं। और सच बताऊं तो वो 2 से 3 स्लाइड जो हैं उन्हीं पर बनती है केस स्टडी। एक तो वो डायग्राम और एक वो कंडीशंस, सोर्स ऑफ फाइनल डिविडेंड, और एक वो इंटरिम डिविडेंड, सोर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड। कुछ स्लाइड्स ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेक्शन 127 जिससे हर बार क्वेश्चन बनता है। सीए के क्वेश्चंस देखते हैं पहले। सीए के, सीओ और सीएमए के क्वेश्चंस देखते हैं। तो एग्जाम्पल 1 स्टार्ट किया भाई। 30 सितंबर को कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। उसके बाद जैसे ही डिक्लेरेशन डेट के विद इन 30 डेज कंपनी को डिविडेंड पे करना होता है, तो कंपनी ने डिविडेंड पे किया, सबको पे कर दिया एक्सेप्ट 3 शेयर होल्डर्स। भाई 3 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिनको कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाई। इनफैक्ट उनको भी पे करा डिविडेंड वारंट। 3 शेयर होल्डर ऐसे थे जिनको पे नहीं करा, जिनके पास 50,000 शेयर थे। और रीजन क्या दिया भाई? रीजन ये था कि भाई डिस्प्यूट रिगार्डिंग ओनरशिप, मतलब ओनरशिप में डिस्प्यूट था, कि शेयर्स के ओनरशिप में डिस्प्यूट था। तो अगर आपको याद आ रहा हो, अभी से क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भाई सेक्शन 127 में कुछ एक्सेप्शंस बताता है, कुछ रीजंस, जिसमें से एक वन ऑफ द रीजन यही है। फिर उसके बाद कंपनी ने डिस्पैच किया डिविडेंड वारंट, जैसे कि मैंने बताया 1,50,000। और ये 1,50,000 भाई 3 शेयर होल्डर्स थे, जिसमें से 50,000 शेयर्स थे इनके पास, और एक शेयर 10 रुपीज का, और 10% हमारा डिविडेंड का रेट। तो ये जो डिविडेंड वारंट है, ये कंपनी ने इश्यू तो करा, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर होल्डर्स ये एनकैश नहीं करा पाए। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई सोल्यूशन लॉ में किसी भी केस स्टडी को अगर सॉल्व करने का एक तरीका होता है। ये आप सब लोग जानते ही होंगे, फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स, कि भाई 3-4 हेडिंग में आपको आंसर देना होता है। सबसे पहले आपको लीगल पोजीशन, यानी कि आपको कानून, यानी कि आपको आपको सेक्शंस समझाने होंगे कि कौन कौन से सेक्शन अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उनको समझाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। मैं फिर कह दूं, मैंने सॉल्यूशंस के लिए ये वीडियो नहीं बनाई। मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स, जो मैंने डायग्राम बताया, मैंने ये इस वीडियो में मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जो मेरे डायग्राम्स हैं
उसमें ये सारी केस स्टडी, सारे क्वेश्चंस वहीं से जो हैं ये क्वेश्चंस बनते हैं, और सिर्फ कुछ ही कॉन्सेप्ट्स हैं जो रेलिवेंट हैं। तो भाई सॉल्यूशन जो है मैंने बताया वो 3-4 हेडिंग में करते हैं। सबसे पहले लीगल पोजीशंस, जिसमें हम लॉ समझाएंगे। तो इसमें सेक्शन 127 जो कि फेलियर टू पे डिविडेंड के बारे में बताता है, जिसमें 18 मैंने ये बताया था, दो तरह के से इंटरेस्ट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एक 12%, भाई अगर कंपनी ने डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं डाला तो 12% का इंटरेस्ट लगता है, और अगर कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाती शेयर होल्डर्स को तो 18% का इंटरेस्ट लगता है। तो दो इंटरेस्ट हैं। सेक्शन 127 में 18% का इंटरेस्ट है। भाई सेक्शन 127 में तो हो गया फेलियर टू पे डिविडेंड, और सेक्शन 124 भी अट्रैक्ट हो रहा है जो कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट का बताता है। तो दो सेक्शन इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये बात समझ में आती है। सेकंड हेडिंग में, हाँ, इन दो सेक्शंस को हमें लीगल पोजीशन में एक्सप्लेन करना है पूरा। बस वही जो डायग्राम है एक, उसको आपको वर्ड्स में लिखना है। एनालिसिस और गिवन केस, इसमें आपको ये बताना है कि किस तरह से आपको अपना जो भी आपने एक्सप्लेन करा, जो भी लॉ एक्सप्लेन करा, अब आपको रिलेट करना है। अब आपको इस केस स्टडी से रिलेट करना है। तो भाई हम इसमें बताएंगे कि भाई कोई भी किसी भी तरह से कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन नहीं करा। क्यों? पहले तो कंपनी ने डिविडेंड वारंट इशू करा जो कि डिविडेंड में आता है। मैंने ये डायग्राम में बनाया था, मैंने ये बताया भी था कि भाई मोड ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स डिविडेंड वारंट। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी हो सकता है, डिविडेंड वारंट भी हो सकता है। और फिर उसके बाद दूसरी चीज जो हम बताएंगे वही सेक्शन 127 की, कि ये जो रीजन है, अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो भी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। कुछ ऐसे एक्सेप्शन, कुछ ऐसे रीजंस थे जिसमें से एक ये रीजन था। और फाइनली एक केस स्टडी की लास्ट हेडिंग, भाई कंक्लूजन या एक्शंस रिक्वायर्ड। इसमें हम कंक्लूड करेंगे अगर कोई लायबिलिटी है तो क्या लायबिलिटी है। तो इस केस स्टडी में भाई अनपेड डिविडेंड, ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट इन टोटल 37 डेज। हमने ये बताया कि कंपनी टोटल 37 डेज में, जो कि मैंने फिर डायग्राम में ये लिखा है, टोटल 37 डेज में अगर देखा जाए तो डिक्लेरेशन डेट के 30 सितंबर से हम स्टार्ट करें और टोटल अगर 37 डेज तक जाएं तो 6 नवंबर तक कंपनी को अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना है। डिविडेंड का अमाउंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालना है, और अगर कंपनी ने नहीं डाला तो ये वो 12% का इंटरेस्ट है। फिर कंपनी को 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल 2 समझते हैं। ये भी सीए फाइनल का क्वेश्चन है, नवंबर 15 में पूछा गया था। फिर देखें सेक्शन 127 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। केस देखते हैं। भाई मिसेस शीला had mandated the company to directly deposit the amount in her bank account। भाई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही होगी तो कुछ शेयर होल्डर्स ने बोलते हैं, तो उन्होंने कंडीशन रखी, उन्होंने एक डायरेक्शन। तो मिसेस शीला एक शेयर होल्डर होंगी जिन्होंने बोला कंपनी को कि भाई उनके सीधा बैंक अकाउंट में डिविडेंड डाला जाए। डिविडेंड कुड नॉट बी पेड बिकॉज ऑफ मिसमैच ऑफ मिसेस शीला इन बैंक रिकॉर्ड्स एंड कंपनी। भाई कुछ नाम में या कुछ ऐसी प्रॉब्लम या कुछ ऐसी कास्ट, मतलब सरनेम में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी कि भाई उनके बैंक रिकॉर्ड्स में मिसमैच हो गया, कुछ बैंक रिकॉर्ड्स और कंपनी रिकॉर्ड्स में। तो इसकी वजह से डिविडेंड कुड नॉट बी पेड। दिस नॉन पेमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ अ डायरेक्शन गिवन टू द कंपनी बाय शेयर होल्डर्स, बट सच डायरेक्शन कुड नॉट बी कंप्लाइड विद। भाई ये शेयर होल्डर ने ही डायरेक्शन दी थी
ये भी सेक्शन 127 में एक रीजन है. इन सच अ केस कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट द मिसमैच, फेलिंग विच द कंपनी हैज कॉन्ट्रावीन्ड सेक्शन 127. भाई कंपनी को ये जो मिसमैच हुआ ये एटलीस्ट कम्युनिकेट तो करना चाहिए था, तो इसलिए कंपनी ने सेक्शन 127 के प्रोविजंस कॉन्ट्रावेन तोड़े हैं. एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल 3 सोर्सेज ऑफ फाइनल डिविडेंड. जो मेरी लास्ट वीडियो में जो मेरी हेडिंग थी, जो मेरी स्लाइड का नाम था सोर्सेज ऑफ फाइनल डिविडेंड, इस पर एक एग्जाम्पल आया. वो एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़, फ्री रिजर्व्स 10. करंट ईयर में भाई पेड अप शेयर कैपिटल दिया है, फ्री रिजर्व्स दिया है, करंट ईयर में लॉस बता दिया. सर लॉस है 20 लाख रुपए का लॉस, और हमें पिछले लास्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग लास्ट 3 इयर्स का डिविडेंड रेट क्वेश्चन में दे दिया भाई 25%. मैंने यहां पे जो इसका जो सोल्यूशन है आपको याद आ रहा होगा कि भाई 3 कंडीशंस होती हैं हमारी. मैं फिर कह दूं, इससे पहली वाली अगर आपने मेरे नोट्स और आपने अगर मेरा लेक्चर, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने इसमें 3 कंडीशन लिखवाई थी भाई. कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, और तीनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है. लेकिन फुलफिल तभी होगी अगर अप्लाई होगी. कंडीशन 1 एक केस में अप्लाई नहीं होती. कंडीशन 1 एक केस में अप्लाई नहीं होती. इफ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन ईच वर्ड है ईच या एनी ऑफ द immediately preceding 3 financial years, then condition 1 is not applicable. अगर एप्लीकेबल ही नहीं है तो फुलफिल कैसे होगी? तो ये एक एक्सेप्शन है भी कि वैसे तीनों की तीनों कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है. लेकिन अगर कंपनी इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, एकदम 3 साल पहले अगर किसी भी एक साल कोई भी अगर डिविडेंड देती ही नहीं, तीनों साल हर एक साल में पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में ईच ऑफ द ईयर अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती नहीं तो कंडीशन 1 एप्लीकेबल ही नहीं है. तो फुलफिल क्या करेंगे? तो 2 ही कंडीशन चेक करेंगे. तो इसमें तो खैर पूरा एवरेज रेट ही दिया है, पूरा 25%. हमें कोई पिछले 3 साल का डिविडेंड रेट नहीं दिया, वरना अगर 3 साल के डिविडेंड रेट दिए होते हैं और हम उनका एवरेज करते हैं कैसे, वही देखते हैं. सबसे पहले कंडीशन 1. कंडीशन 1 क्या थी? मैक्सिमम रेट ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए. कितना? पिछले 3 साल का एवरेज कर दो वही. तो ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है. इतना हो सकता है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं भाई, ज्यादा इतना. फिर उसके बाद अगर आपको याद आ रहा हो तो डिविडेंड का अमाउंट हम इससे निकाल लेंगे. उसके बाद आपको याद आ रहा हो कि भाई मैंने एक फॉर्मूला भाई मैंने बताया था कि भाई डिविडेंड जो होता है वो शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल में से होता है, शेयर कैपिटल में से होता है. तो डिविडेंड का परसेंटेज उसमें से हम निकाल सकते हैं अगर अमाउंट दिया हो. डिविडेंड का अगर अमाउंट दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे शेयर कैपिटल 2 करोड़ रुपीस है, तो हमने और हमारा रेट आ रहा है 25%, तो हमारा डिविडेंड का यहां पे आंसर हो गया 50 लाख. तो भाई यहां पे रेट क्या आ गया हमारा 25%. कंडीशन 2 की बात करते हैं कि हम अपने रिजर्व्स में से ज्यादा मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकते हैं. तो मैंने आपको बताया था भाई 10% किसका? पेड अप शेयर कैपिटल का प्लस फ्री रिजर्व्स का. पेड अप शेयर बहुत बढ़िया एग्जांपल है. पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व्स को प्लस करके उनका 10%, मतलब के 2 प्लस 10 जो कि हमारे फ्री रिजर्व्स हैं, उनका 10% यानी कि 1.2
इतना हो सकता है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा विड्रॉ नहीं करेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई थी कंडीशन नंबर 2 में, कि ये करने के बाद हम लेस करते हैं, सेट ऑफ करते हैं करंट ईयर के लॉस। हाँ, इसमें करंट ईयर का लॉस दिया है यार, 20 लाख का लॉस दिया करंट ईयर का। तो वो सेट ऑफ करने के बाद फाइनली हमारा 1 करोड़, यानी कि अगर डिविडेंड रेट इसका निकालें इसी फॉर्मूले से, तो 50% इसका रेट आता है। फिर कंडीशन नंबर 3, कंडीशन ये बताता है मैक्सिमम विड्रॉल, और ये कहता है मतलब रिजर्व में से ज्यादा इतना निकालो। ये कहता है कि रिजर्व में कम से कम तो इतना पड़ा होना चाहिए। इसलिए मैंने बताया था कि कंडीशन 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज बता देती है। अगर ये यही बता दे कि रिजर्व में कम से कम इतना पड़ा होना चाहिए, तो अपने आप में विड्रॉल का भी आंसर आ जाता है। जरा देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। भाई मिनिमम रिमेनिंग आप यहां देख रहे होंगे, साइन बदल जाएगा अब, क्योंकि मिनिमम है। मिनिमम रिमेनिंग 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल। तो यहां पे हमारा पेड अप शेयर कैपिटल हमने कैलकुलेट करा, भाई 30 लाख आ रहा है। तो कम से कम भैया जो फ्री रिजर्व्स हैं उसमें जो रिमेनिंग है रिजर्व्स में, इतना तो होना चाहिए। अगर इतना होना चाहिए तो हमारे रिजर्व्स कितने हैं, 10 करोड़। उसमें से ये माइनस कर देंगे तो इतना विड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा इतना मैक्सिमम विड्रॉल आ गया। ये हमारा आंसर है, मैक्सिमम विड्रॉल इतना हो सकता है। और डिविडेंड रेट हमने वही फॉर्मूला डाल के हमने रेट निकाला फाइनली, जो कि किसी प्रोविजंस या लॉ में नहीं लिखा, बट कॉन्सेप्चुअली ये सही है। विच एवर इज लेस, तीनों कंडीशन में विच एवर इज लेस, भाई 50 लाख, 1 करोड़ या 9.7, परसेंटेज में भी देख सकते हैं। तो हमारा आंसर कंडीशन नंबर 1 में है। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये जो मैंने अपना जो लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था, बहुत ही बढ़िया उसका क्वेश्चन, और बिल्कुल प्रैक्टिकली उसको अगर समझना है तो इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम समझ सकते हैं। इस वीडियो के बाद इस चैप्टर में आपको कोई और, या कोई भी और चैप्टर है उसमें कोई भी टॉपिक है, उसमें आपको कोई भी और कोई बुक, कोई किसी भी प्रकार के नोट्स, किसी भी प्रकार का स्कैनर, कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। ये मैक्सिमम, ये सबसे बेस्ट ऑफ इट कंप्लीट्स द होल चैप्टर। तो एग्जाम्पल नंबर 4, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट तो नहीं, मेरे ख्याल May 19 सीए फाइनल में May 19 का ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब इस क्वेश्चन में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझ, टफेस्ट क्वेश्चन, पूरे चैप्टर का टफेस्ट क्वेश्चन, सीए फाइनल में आया ये क्वेश्चन May 2019 में, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई क्वेश्चन में कुछ डेटा गिवन है, 31 मार्च 2019। तो 17,500 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 9% इनका डिविडेंड रेट है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्योंकि इसका सोल्यूशन एक स्लाइड में नहीं है, आई थिंक ज्यादा स्लाइड लगी हैं, मल्टीपल स्लाइड। 7 लाख प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं, 17,500, 100 ईच, 9% डिविडेंड है। 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। क्वेश्चन में जनरल रिजर्व 21 लाख, कैपिटल रिजर्व 3,50,000। टफेस्ट क्वेश्चन है ये, मेरे हिसाब से टफेस्ट क्वेश्चन अब तक का। कैपिटल रिजर्व 3,50,000, सरप्लस पीएनएल अकाउंट में 63,000,
नेट प्रॉफिट यानी करंट ईयर प्रॉफिट 3,57,000 ऊपर दिया गया सरप्लस करंट ईयर प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग करंट ईयर प्रॉफिट है, मतलब ये अलग है। एवरेज रेट बता दिया पिछले 3 साल का 15%। क्वेश्चन दे दिया भाई कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी विड्रॉन फ्रॉम फ्री रिजर्व्स फॉर डिक्लेयरिंग 10% डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। भाई फ्री रिजर्व्स में से कम कितना अमाउंट विड्रॉ करें जिससे हम 10% डिविडेंड इक्विटी वालों को दे सकें। कितना परसेंट? 10%। कितना कम से कम इतना फ्री रिजर्व्स में से विड्रॉ करें कि 10% हम इक्विटी वालों को डिविडेंड दे सकें। तो समझते हैं भाई। सबसे पहली चीज लीगल पोजीशन। लीगल पोजीशन में हम एक्सप्लेन करेंगे, अगर आपको याद हो तो ये कंडीशन से पूछा गया है भाई रिजर्व्स में से कम कितना अमाउंट निकाले कि भाई 10% हम डिविडेंड इक्विटी वालों को दे सके। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे अंडर सेक्शन 123 जितनी भी हमने कंडीशंस पढ़ी थी, 3 कंडीशंस थी, उन कंडीशंस को अब इस केस स्टडी से, इस केस से हम रिलेट करेंगे। गिवन केस। सबसे पहली चीज तो कंडीशन 1 अगर आपको याद हो तो भाई कंडीशन 1 थी पिछले 3 साल का एवरेज कर देते थे हम, और वो तो गिवन है। 9% तो प्रेफरेंस वालों को सबसे पहले देंगे। एक और चीज अगर याद होगी तो मैंने एक अलग से स्लाइड में भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए मैंने अलग से एक स्लाइड बनाई थी और मैंने ये बताया था उनका एक तो फिक्स रेट होता है और दूसरी चीज, 2 पॉइंट समझाए थे। दूसरी चीज एक तो फिक्स अमाउंट या फिक्स रेट हो गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका प्रेफरेंशियल राइट यानी कि उनको प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहलाते हैं। तो सबसे पहली चीज ये तो क्वेश्चन में गिवन है भाई 9% उनका जो भी शेयर कैपिटल था उसका। 15% हमारी कंडीशन 1 है, पिछले 3 साल का डायरेक्ट दे दिया, हमें एवरेज करने की जरूरत नहीं है। 70 लाख कैपिटल है तो 15% इतना आ गया। तो कंडीशन 1 का अगर हम टोटल करें, कंडीशन 1 का अगर हम टोटल करें तो हमारा टोटल आ गया 12,07,500। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मई 2019 सीए फाइनल में पूछा गया, सारे कॉन्सेप्ट्स टफेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं आप। कंडीशन 2 की बात करते हैं। भाई कंडीशन 2 क्या थी? कंडीशन 2 थी 10% किसका? पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। अगर आप क्वेश्चन अपने सामने रखें और इसका फिर समझें सॉल्यूशन तो बहुत इजी हो जाएगा। भाई 10% किसका? एक तो पेड अप शेयर कैपिटल का, 17,50,000 हमारी प्रेफरेंस और 70 लाख हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स क्या कैपिटल रिजर्व? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कैपिटल रिजर्व, इसमें यह कॉन्सेप्ट भी है, कैपिटल रिजर्व हमारा फ्री रिजर्व होता है? सर कोई पर्पस है उस रिजर्व को बनाने का? तो कैपिटल रिजर्व हमारा फ्री रिजर्व में नहीं। ये एक अलग से मैं एक लेक्चर में रिजर्व्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं, अभी डिविडेंड का लेक्चर चल रहा है। तो बस इतना समझें कि फ्री रिजर्व जो है जैसे जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट हो गया, सरप्लस, इस तरह की चीजें फ्री रिजर्व्स में आती हैं। और फ्री रिजर्व्स ही यूज हो सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया ये कि कंपनी अपने फ्री रिजर्व ही यूज कर सकती है प्रॉफिट के लिए। तो भाई इसमें हमें कैपिटल रिजर्व दिया है, वो फ्री रिजर्व नहीं होता। जनरल रिजर्व 21 लाख, हाँ ये फ्री रिजर्व है। हमें करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है, हमें करंट ईयर का सरप्लस दिया है, सरप्लस 63,000, आप क्वेश्चन देखें, और हमें करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है 3,57,000।
मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैक्सिमम विड्रॉल कितना हो गया अगर आप कैलकुलेट करें तो 11,27,000। कंडीशन 3 पर आते हैं। अच्छा, एक चीज अगर आप नोटिस करें तो इसमें करंट ईयर में कोई लॉस नहीं था, वरना हमें इसमें सेट ऑफ करना पड़ता है। करने के बाद हमें इसमें दो चीजें करनी है, एक तो ये चीज, उसके बाद इसमें हमें सेट ऑफ करना होता है, फिर हम बताते हैं भाई मैक्सिमम, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था। तो इसमें करंट ईयर का लॉस नहीं था। कंडीशन 3 पर आते हैं। कंडीशन 3 में हम 15% पेड अप शेयर कैपिटल का करते हैं। वही भाई 15%, अगर आप पेड अप शेयर कैपिटल को प्लस करें 17,50,000 और 70 लाख, तो 87,50,000 का 15%, ये क्या आएगा? इतना अमाउंट, इतना अमाउंट हमारा, कम से कम इतना अमाउंट, इतना तो रहना चाहिए, इतना अमाउंट तो रहना चाहिए हमारा रिजर्व में। तो पूरी थ्री कंडीशंस का हम लोएस्ट लेंगे। जो टोटल रिजर्व है, हमारे टोटल रिजर्व्स कितने हो गए? 25,20,000। 25,20,000 में से इतना तो हमारा होना ही चाहिए रिजर्व में। तो विड्रॉल कितना कर सकते हैं? 12,07,500। 12,07,500। तो भाई ये टोटल रिजर्व्स में हमने क्या क्या लिया? 25,20,000 जो अमाउंट आया, उसमें हमने, मैं फिर बता दूं, फ्री रिजर्व्स यानी कि कैपिटल रिजर्व नहीं लेते हैं। जनरल रिजर्व 21 लाख, सरप्लस 63 और करंट ईयर का प्रॉफिट 3,57,000। 25,20,000 में से कम इतना तो रहना चाहिए, इतना तो रहना चाहिए। तो विड्रॉ कितना कर सकते हैं भाई? 12 लाख, और ये भी 12,07,500, और ये तो हमारा कंडीशन 2 जो है हमारा आंसर आता है, क्योंकि हम मिनिमम लेते हैं। तो मिनिमम हमारा अमाउंट आता है 11,27,000। अब अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स 11,27,000, जिसमें से मैंने आपको बताया सबसे पहले तो प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को भाई डिविडेंड देंगे, प्रायोरिटी उनको, प्रेफरेंशियल राइट। तो 1,57,500 दे दिया। कितना प्रॉफिट? 9,69,500 का हमारे पास प्रॉफिट तब भी बचता है। इक्विटी वालों को कितना डिविडेंड देना है? 7 लाख। तो ये तो बहुत है। 7 लैक्स, तो हमारे पास 9,69,500 अभी प्रॉफिट है, और हमें 7 लाख का इक्विटी वालों को डिविडेंड देना है, तो बहुत इजीली दे सकते हैं। टोटल अमाउंट टू बी विड्रॉन, भाई एक ये 7 लाख और एक ये प्रेफरेंस वालों का जो डिविडेंड है, हमें टोटल इतना हमें निकालना है, इतना चाहिए, मतलब 8,57,500। इसमें से करंट ईयर का प्रॉफिट जो कि 4,63,000 प्लस 3,57,000, अगर करंट ईयर का प्रॉफिट आप लेस कर देंगे तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। ये अमाउंट है मिनिमम अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम फ्री रिजर्व्स। भाई इतना तो करंट ईयर का प्रॉफिट है ही, हमें अगर इतना विड्रॉ करना है और इतना अगर करंट ईयर का प्रॉफिट है, तो हमें फ्री रिजर्व्स में से कितना पैसा निकालना है? 4,37,500।
एग्जाम्पल 5, इंटरिम डिविडेंड। भाई इंटरिम डिविडेंड की अगर बात करें तो वो डिविडेंड जो साल के बीच यानी 2 एजीएम के बीच में जो दिया जाता है वो इंटरिम डिविडेंड है। कोई 3 कंडीशन नहीं होती और कंडीशन 1 होती है, खाली इसमें कंडीशन 1 अप्लाई होती है। और कंडीशन 1 भी कब अप्लाई होती है? अगर करंट ईयर में लॉस हो। और करंट ईयर में लॉस होने का मतलब क्या है कि भाई जब बीच साल में जब इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर, तो उसके जस्ट डिक्लेरेशन डेट के जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर यानी 3 मंथ्स जस्ट उससे पहले कंपनी को लॉस हो रहा हो, तभी ये कंडीशन है। तो एक एग्जांपल समझते हैं इंटरिम डिविडेंड पे और इस कॉन्सेप्ट को भी खत्म करते हैं। भाई फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018 की बात करें तो अप्रैल, मई, जून ये क्वार्टर हो गया, जुलाई, अगस्त और 30 सितंबर ये क्वार्टर हो गया। मान लीजिए कि अक्टूबर या कोई ऐसी अक्टूबर में कोई डेट को डिक्लेरेशन डेट हो, जो डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट हो, डिविडेंड डिक्लेयर कराओ, या जस्ट 1 अक्टूबर या जस्ट लास्ट में बिल्कुल सितंबर के, यानी कि 1 अक्टूबर की बात करें, कभी भी अगर डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया हो तो उससे जस्ट पहले चेक करेंगे कि कंपनी को लॉस हो रहा है या नहीं। तो देखते हैं करंट ईयर में लॉस हो रहा है या नहीं। तो फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो उसमें तो लॉस हो रहा है। तो सेकंड क्वार्टर की बात करें उसमें ये बताते हैं कि भाई प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो रहा है। और उसमें 2 केस हैं, एक तो प्रॉफिट है 5 करोड़ का और एक 30, तो 2 केस है इसमें। तो समझते हैं भाई अगर ये जो लॉस है इसको सबसे पहले हम सेट ऑफ करेंगे 5 करोड़ से, तो हमारा तब भी लॉस आएगा। मैंने ये चीज बताई थी कि हम सेट ऑफ करते हैं। हम जब सेट ऑफ करेंगे करंट ईयर के लॉस प्रॉफिट से, तो हमारा लॉस आएगा 15 करोड़। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई करंट ईयर में हमें लॉस है, और अगर करंट ईयर में लॉस है तो हमारी कंडीशन 1 अप्लाई होगी, जो कि क्या है, हमारा मैक्सिमम रेट डिविडेंड का ज्यादा से ज्यादा पिछले 3 साल का एवरेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स, पिछले 3 साल का एवरेज रहेगा। सेकंड केस समझते हैं। मान लो अगर प्रॉफिट हो गया, मान लो अगर प्रॉफिट हो गया 10 करोड़, तो कोई कंडीशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितना भी डिविडेंड, वो खाली कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन कब अप्लाई होती है, खास तौर पे इसमें कंडीशन 1 ही है, तो कब अप्लाई होती है, अगर लॉस हो, और कब, करंट ईयर में, तभी ये कंडीशन अप्लाई होती है। एग्जाम्पल 6, CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2019, न्यू सिलेबस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि भाई इंटरिम डिविडेंड 12% एज फाइनल डिविडेंड एंड डिड नॉट कंसिडर ट्रांसफर टू रिजर्व्स जस्टिफाई। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंटरिम डिविडेंड 12% का, बस यही है भाई, यही इंटरिम डिविडेंड ही देंगे, यही फाइनल डिविडेंड है, यही देंगे। मैंने ये चीज बताई थी कि डिविडेंड के प्रोविजंस इंटरिम डिविडेंड और फाइनल दोनों के इक्वल हैं। जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी हम पूरे चैप्टर में, बस कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि मैंने अलग से एक स्लाइड में बताए थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस बार डिसाइड किया कि 12% हम डिविडेंड देंगे। तो सबसे पहली चीज तो यह है भाई, सेक्शन 123 में हमने सेकंड प्रोविजो पढ़ा था, वैसे ही फर्स्ट प्रोविजो होता है, वैसे ही फर्स्ट प्रोविजो होता है। जो भी डिविडेंड के प्रोविजंस हैं, जो भी डिविडेंड के प्रोविजंस हैं, वो इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड वो दोनों के इक्वल हैं।
जो भी हमने पढ़े वो वही इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के। तो कंपनी मे और मे नॉट ट्रांसफर इट्स डिविडेंड टू रिजर्व्स, इट इज ओनली एन ऑप्शन टू द कंपनी। पहले कंपनी लॉ में क्या था, मैंने ये चीज भी बताई है कि भाई मैंने अपने नोट्स में ये चीज भी बताई है कि भाई ट्रांसफर टू रिजर्व इज नॉट मैंडेटरी। पहले कंपनी लॉ में क्या था भाई, डिविडेंड पे करने से पहले कुछ एक कंडीशन थी कि भाई हमें इतना अमाउंट अगर डिविडेंड देना है तो हमें उसे रिजर्व में पहले ट्रांसफर करना होगा, उसे रिजर्व में मैंडेटरी था ये। कंपनीज एक्ट 2013 में मैंडेटरी नहीं है, देयरफॉर नो वायोलेशन ऑफ लॉ। किसी भी प्रकार से कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं करा है, ये कंपनी के हाथ में है। कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि वही वो रिजर्व में ट्रांसफर करे या ना करे, ये उसकी मर्जी है। तो किसी भी प्रकार से कोई डिफॉल्ट नहीं करा कंपनी ने। एग्जाम्पल 7, ये भी सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2019, बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट, ओल्ड सिलेबस। भाई इस अटेम्प्ट में तो हद ही पार कर दी। स्पेसिमेन ही, हमें स्पेसिमेन ही पूछ दिया कि भाई ये बताएं, स्पेसिमेन बताएं बोर्ड रेजोल्यूशन का। मतलब ये क्वेश्चन तो सोचा भी नहीं था मैंने कि कभी आएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, दो पार्ट में, एक तो मिनट्स ऑफ मीटिंग का स्पेसिमेन बताएं और एक स्पेसिमेन बोर्ड रेजोल्यूशन का, एक करंट प्रॉफिट में से, आउट ऑफ करंट प्रॉफिट्स जो है डिविडेंड पे करा जा रहा है, और एक रिजर्व में से। तो मैंने उसका सोल्यूशन देखा और कुछ मैंने जो बातें हैं, कुछ मैंने पॉइंट्स नोट करे कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इस स्पेसिमेन में आपको कुछ भी ऐसा खास नहीं, बस आपको यह बताना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी मीटिंग में यह डिसाइड किया है कि भाई इस बार जो है कंपनी डिविडेंड पे करेगी और अपने करंट प्रॉफिट में से इतना डिविडेंड पे करेगी, इस डेट को, डेट, रेट, अमाउंट, ये सब चीजें स्पेसिमेन में हमें लिखनी होती हैं, लेकिन एक तरीका होता है। तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ चीजों, कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज सेंटेंस स्टार्ट होगी रिजॉल्व दैट। भाई ये इस बोर्ड मीटिंग में ये रेजोल्यूशन, ये डिसीजन पास हुआ, रिजॉल्व दैट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई आपको ये बताना है कि ये कौन सा सेक्शन है। किसी भी रेजोल्यूशन का अगर आप स्पेसिमेन उठाएं किसी भी मीटिंग का, तो आपको ये सेम तरीका, आपको सेम ऐसे ही लिखना है। जो भी बात है आपको सेक्शन जरूर बताना है। सेक्शन 123 कंपनीज एक्ट 2 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और फिर उसके बाद अपनी बात रखनी है, भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी बोर्ड मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास करा है कि इस बार कंपनी जो है वो बोर्ड जो है वो रेकमेंड करता है कंपनी को पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स आउट ऑफ करंट प्रॉफिट। भाई डिविडेंड कितना, उसका रेट, उसका अमाउंट पर इक्विटी शेयर कैपिटल के हिसाब से, डेट, और आउट ऑफ प्रॉफिट के अमाउंट एब्जॉर्बिंग आउट ऑफ प्रॉफिट। और फिर मैंने अपने डायग्राम में ये आपको बताया भी था, उसी डायग्राम से सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि भाई ये डिविडेंड रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। कब? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स मतलब नेम वुड अपीयर ऑन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एज ऑन जो भी डेट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, यही खाली चीज अगर आप याद रखें और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप अपने वर्ड्स में ये चीजें जरूरी है, मैंडेटरी है लिखनी। 8 मार्क्स का ये सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आया, 4 मार्क्स का ये स्पेसिमेन पहला, और दूसरा स्पेसिमेन भाई एक्सट्रैक्ट्स ऑफ मिनट्स कंटेनिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर रिकमेंडिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स। आउट ऑफ रिजर्व्स मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होते हैं, हम अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। बस एक तरह से अभी आप समझ लें इसको कि भाई कंपनी सेक्रेटरी या चेयरमैन एक मीटिंग में अपने पास एक कुछ मीटिंग्स में हुई ट्रांजैक्शंस, जो भी मीटिंग्स में ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सब की एक समरी
कि भाई नेक्स्ट मीटिंग होगी तो उससे पहले हम एक बार ये समरी को हम एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार बताएंगे जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी डिसीजन हुआ उसकी एक पूरी मीटिंग्स की एक समरी चेयरमैन या कंपनी सेक्रेटरी बना के रखती है, जिसपे चेयरमैन का साइन होता है, तो उन्हें हम एक तरह से बोलते हैं मिनट्स। इस पे डिटेल में हम बात करेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये स्पेसिमेन क्या है, मिनट्स कंटेनिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर रिकमेंडिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स आउट ऑफ रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ रिजर्व्स। ये कह रहा है आउट ऑफ रिजर्व्स या आउट ऑफ करंट प्रॉफिट। तो समझते हैं भाई, सबसे पहली चीज, चेयरमैन इन्फॉर्म्स। चेयरमैन क्या क्या कहता है भाई, करंट ईयर प्रॉफिट्स जो हैं वो हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, हमारे पास वो इतने नहीं है, इसलिए हम पुराने प्रॉफिट्स यानी कि पास्ट प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स यानी कि रिजर्व्स में से हम इस बार डिविडेंड देंगे। मैंने आपको बताया था भाई दो ही सोर्स है डिविडेंड का, एक तो प्रॉफिट और एक मनी गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, विच एवर द केस इज। और प्रॉफिट में भी आप या तो करंट ईयर का प्रॉफिट यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपको करंट ईयर के प्रॉफिट में जाना है, वो यूज, अगर वो सफिशिएंट नहीं है तब आपको, ये भी मैंने बताया भाई, तब आपको प्रीवियस प्रॉफिट्स, प्रीवियस ईयर या पास्ट प्रॉफिट्स उठाने हैं। तो भाई हम इसमें क्या बताएंगे, सबसे पहली चीज तो चेयरमैन इन्फॉर्म करता है कि इस बार कंपनी के पास भाई करंट ईयर में इतने प्रॉफिट्स नहीं है, दे आर नॉट इनसफिशिएंट, दे आर इनसफिशिएंट, इतने प्रॉफिट नहीं है हमारे पास। तो हम सोर्स क्या लेंगे डिविडेंड का, हम फ्री रिजर्व्स में से हम डिविडेंड को देंगे, और वो ऑब्वियसली आपको वो कंडीशन याद होगी भाई, कंडीशन हम जरूर मेंशन करेंगे। उसके बाद रेस्ट इज ऑल सेम एज अबव स्पेसिफिक, मतलब यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ये मिनट्स थी इसलिए हमने यहां पे, तो यहां से पूरा दोबारा से हम इस रेजोल्यूशन को यहां से लिखेंगे, रिजॉल्व दैट इन अकॉर्डेंस विद रेट, अमाउंट, डेट, इतना पोर्शन हमने रिजर्व्स में से, इतना पोर्शन हमने प्रॉफिट में से, हमने रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को दिया, उनकी डेट क्या। तो इस तरीके से हम ये स्पेसिमेन करेंगे। एग्जाम्पल 8, सीएस प्रोफेशनल, फाइनल लेवल सीएस का जून 2019 में आया ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कंपनी हैज पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 10 crores, 80 lakhs of 10 each fully paid up, 40 लाख 10 में से 5 पेड अप। मैं फिर बता दूं, मैंने इसकी भी अलग से एक स्लाइड बनाई जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे, सारे डाउट्स क्लियर। उसी के बाद आपके लिए बहुत इजी होगा, आप देख रहे होंगे कि बहुत ही इजी लेवल चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये फाइनल, पूरी इंडिया में कॉमर्स के टफेस्ट एग्जाम्स फाइनल लेवल पे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक बार मेरे नोट्स पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट का खेल है। 40 lakhs जिसमें से 5 पेड अप है, मैंने इसकी पार्टली पेड वाली एक स्लाइड बनाई थी। 40 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच जिसमें से 5 पेड अप है, ये फुली पेड नहीं है। तो आप अगर टोटल करेंगे भाई 80 lakhs, और अगर आप 40 lakhs इंटू 5 करेंगे तो आपको 10 crores मिल जाएगा। कंपनी वॉन्ट्स टू पे इन प्रोपोर्शन टू पेड अप शेयर कैपिटल। कंपनी चाहती है कि भाई जिन शेयर होल्डर्स ने जितना पे करा है ना, उतना ही, उसी प्रोपोर्शन में ही हम उनको डिविडेंड दे। भाई उनको क्यों दे जिन्होंने जितना पे नहीं करा। लेकिन मजेदार कहानी यह है कि कंपनी ने अपने आर्टिकल को साइलेंट रखा है, कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है। ये एक थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है भाई। कैसे, मैंने इसमें आपको यह समझाया था कि कंपनी, अगर आपको स्लाइड याद हो, भाई कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर साइलेंट है तो मैंने टिक करा था और एक क्रॉस बनाया हुआ था, तो ठीक है। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन है, अगर मॉडिफाई कर रखा है, अमेंड कर रखा है, तो कंपनी कर सकती है पे, कोई दिक्कत नहीं है।
और अगर नहीं कर रखा तो मैंने आपको बताया था रेगुलेशन 83, आई थिंक 83 था टेबल एफ का, वो रेगुलेशन अगर उस कंपनी पर अप्लाई होती है तो वेल एंड गुड, आप पे कर सकते हैं। लेकिन अगर वो भी अप्लाई नहीं होती, अगर वो भी अप्लाई नहीं होती तो कंपनी को फेस वैल्यू पे करना, नॉमिनल वैल्यू पे डिविडेंड पे करना होगा, यानी कि 10, यहां पे नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू 10 है। अब कंट्रोवर्शियल मैंने क्यों बोला, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो ऑटोमेटिकली रेगुलेशन 83, ये जो रेगुलेशंस बनी है ये कंपनी पे अप्लाई हो जाती हैं। सच बताऊं तो सीएस का सॉल्यूशन मैंने देखा, कैनॉट पे डिविडेंड अनलेस आर्टिकल एक्सप्रेसली प्रोवाइड। बात तो ठीक है भाई, आर्टिकल में गिवन नहीं था, लेकिन मैं क्वेश्चन करता हूं, मैं एक क्वेश्चन करता हूं, आप भी सर्च करें कि भाई जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट हो तो उस पर ऑटोमेटिकली रेगुलेशंस अप्लाई हो जाती हैं। मैंने लिखा है, इफ कंपनी डज नॉट स्पेसिफिकली मॉडिफाई और एक्सक्लूड रेगुलेशंस इन आर्टिकल, रेगुलेशन शैल बी ऑटोमेटिकली अप्लाइड एज इफ इट वर इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एज इफ इट वर इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो गाइस, दिस इज इट। अब इस चैप्टर को एंड करते हैं। मैं फिर कह दूं, दिस इज द बेस्ट, टफेस्ट, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर कोई क्वेश्चन बना है उसको भी लेते हुए सारे कॉन्सेप्ट सब क्लियर है। इस चैप्टर को अब सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह से उठाने की जरूरत नहीं है, बस 5 to 10 मिनट्स आपको रिवाइज करना होगा। पूरा कंप्लीट चैप्टर है भाई। सीए फाइनल की बात करें तो 4 मार्क्स का तो आता ही आता है, और अगर सीएस और सीएमए की बात करें, सीएस की बात करें तो भाई एग्जीक्यूटिव लेवल पे प्रोफेशनल, आपने देखा कितने क्वेश्चन बने, 8 मार्क्स के क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज जरूर मुझे कमेंट के थ्रू बताएं कि भाई नेक्स्ट टॉपिक मैं कौन सा लूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो टफेस्ट हो और अगर वो आता भी ना हो एग्जाम में, हमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरा सिलेबस ही पढ़ना है। तो प्लीज जरूर बताएं कमेंट के थ्रू, एंड प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।